अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का लेक्चर नंबर 8 है और प्रीवियस लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल से ये चैप्टर पढ़ा है। मैं इस लेक्चर में पहले पहले हम डिफरेंट जितनी भी हमने टर्म्स पढ़ी हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहली टर्म थी डाइवर्सिटी। हमने देखा था कि जब एक ग्रुप में लोग रहते हैं, ठीक है, जैसे सोसाइटी हो गई, सोसाइटी में डिफरेंट लोग रह रहे हैं, उन डिफरेंट लोगों की जो कास्ट में, नस्ल में, कलर में, रंग में, रेस में, नेशनलिटी में मतलब शनाख्त वगैरह में, और ज़ुबान में, लैंग्वेज में जितना भी डिफरेंस आता है, जितना भी फ़र्क है मुख्तलिफ़ लोगों की, ज़ाहिर सी बात है मुख्तलिफ़ नस्ल होगी, रंग होगी, ज़ुबान होगी, सकाफ़त होगी, ठीक है, शनाख्त होगी। तो ये जो डिफरेंस आ जाता है हमारे पास, ये हमारे पास डाइवर्सिटी कहलाता है, तनाव कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था टर्म पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट। पीस होता है कि हम आहंगी से मिलजुल कर रहना, हार्मनी के साथ रहना। ऑब्वियसली पीस से क्या होता है, एक एतमाद का, इज़्ज़त का माहौल क्रिएट हो जाता है, एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है सोसाइटी में। और फिर हमने टॉलरेंस पढ़ा था। टॉलरेंस क्या होती है? टॉलरेंस होता है दूसरों की नज़रियात को, उनकी राय को, उनके एटीट्यूड्स को के इज़्ज़त देना। एक सोसाइटी में इसे कहते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस का उर्दू में मतलब होता है रवादारी। और हमने ये देखा था कि अब ज़रूरी नहीं है कि आपका जो ओपिनियन है, आपका जो नज़रिया है, दूसरे इंसान का भी नज़रिया वही हो। आपका नज़रिया मुख्तलिफ हो सकता है दूसरे इंसान के नज़रिए से, उसके राय से। तो आप दूसरे इंसान के नज़रिए की जो रिस्पेक्ट करोगे, इज़्ज़त करोगे, इसे कहते हैं टॉलरेंस। नेक्स्ट हमने टर्म देखी थी कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट होता है तज़ाद। अब जैसे कि हम एक सोसाइटी में मुख्तलिफ लोग मिलजुल के रहते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि एक कोई मौजू है, उस पर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय देंगे। मुख्तलिफ राय आने की वजह से कोई एक तज़ाद, डिसएग्रीमेंट हो सकता है, ठीक है, जिसे आप कहते हैं डिसएग्रीमेंट, ठीक है। या फिर लोग डिफरेंट इंटरेस्ट शो करेंगे उस मौजू पे। तो ये जो डिसएग्रीमेंट हुए हैं उस मौजू पे, उसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। और फिर हमने मुख्तलिफ तरीके पढ़े कि हम लोग तज़ाद को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। उसमें डायलॉग जो है वो बेस्ट तरीका है, बेस्ट वे है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए। तो इसके 4 स्टेप्स थे, हम रिवाइज़ कर लेते हैं जल्दी से। डायलॉग जो था वो पहला स्टेप था किसी भी इशू को रिज़ॉल्व करने के लिए। हम क्या करते हैं, बातचीत शुरू करते हैं, बातचीत का आगाज़ करते हैं और अपने बातचीत के ज़रिए अपने जो भी राय है, अपनी एक्सप्रेशंस हैं, जितने भी हमारी फीलिंग्स हैं उसको कन्वे करते हैं। अच्छा, पहले एहतियात के साथ सुने, ठीक है, गौर के साथ सुने और दूसरे बंदे को भी ये मौका दें कि वो अपनी राय दे सके। फिर थर्ड था दूसरों की बात को बेहतर अंदाज से सुने, ठीक है, और
उनको उनकी मजबूरियाँ भी या भी जो भी उनकी राय है उस मामले में उसको भी मद्देनज़र रखें। अगर उसके बावजूद आपके पास आपका मसला हल नहीं हो रहा, आपका इशू रिज़ॉल्व नहीं हो रहा, तो आप किसी मीडिएटर को दावत दें और उससे फ़ैसला करवाएँ। फिर नेक्स्ट हमारे पास था सिविक सेंस, शहरी एहसास क्या होता है? मैंने आपको कहा था जब लोग एक रिस्पेक्ट की, इज़्ज़त की और गुड मैनर्स की, अच्छे अखलाक की सेंस डेवलप कर लेते हैं। जब लोग क्या होता है एक सोसाइटी में जहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अच्छे अखलाक की और इज़्ज़त की एक उनमें सेंस डेवलप हो जाती है, तो उसे कहते हैं शहरी एहसास, सिविक सेंस। अच्छा क्या है सिविक सेंस के एथिक्स? पहला कि आप अपने घर को या अपने मोहल्ले को या आप जहाँ भी रहते हैं शहर को, अपने इर्द-गिर्द के माहौल को साफ़-सुथरा रखें। दूसरा था कि ट्रैफ़िक के रूल्स को फ़ॉलो करते रहें। तीसरा था कि अपनी हाइजीन की, अपनी सेहत की, हेल्थ की वो केयर करते रहें, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास वॉश है। वॉश का स्टैंड फॉर था वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। ये एक ग्लोबल प्रोग्राम है जो हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हमें स्टेप्स बताता है, हमारी मदद करता है और किसी भी वबा को फैलने से रोकता है। अच्छा इनके अब मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वॉश प्रोग्राम के? कि पहले सबसे पहले पीने का पानी साफ़ मुहैया किया जाए। नेक्स्ट है कि पर्सनल हाइजीन, फ़िज़िकल हाइजीन जितनी भी होती है मतलब कि टॉयलेट्स वगैरह का यूज़ करना ये वो, इनकी इम्पोर्टेंस बताई जाए ऑडियंस को और अवेयरनेस क्रिएट की जाए। डिफरेंट सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट करवाए जाएँ जहाँ ये अवेयरनेस दी जाए। और थर्ड था कि हमें हाइजीन प्रिंसिपल्स को भी इंश्योर कराना चाहिए। अगर हम लोग अवेयरनेस तो दे रहे हैं, बताएँ भी साथ-साथ कि हाइजीन प्रिंसिपल्स क्या हैं। ठीक है? इसमें हमने कोविड-19 का भी पढ़ा कि कोविड-19 एक पैंडेमिक था, एक वबा थी जिसमें तकरीबन पूरी दुनिया ही मुतासिर हुई और यूरोप सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। फिर हम देखते हैं कॉमन एटिकेट्स। कॉमन एटिकेट्स क्या होते हैं? हमारे पास डिफरेंट कॉमन एटिकेट्स थे। पहला था कि हमेशा आहिस्ता आवाज़ में बात करें, लो टोन में बात करें, हार्श टोन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट था कि ऐसे अल्फाज को इस्तेमाल करने से गुरेज करें जिनसे दूसरे के दिल आज़ारी हो। थर्ड था अपनी गलती को तस्लीम करें। फोर्थ था बोलने से पहले हमेशा सोचें। फिर नेक्स्ट था कि दूसरों को इज़्ज़त के साथ ट्रीट करें। फिर नेक्स्ट था कि आप दूसरों की मदद करें। फिर आप पंक्चुअल रहें पब्लिक प्लेसेस में, ठीक है? डिसेंट वे में आप पब्लिक प्लेसेस में जाएँ, वहाँ गंद वगैरह बिल्कुल भी ना करें। उनके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका निहायत ध्यान से ख़्याल रखें, ठीक है? उनको ख़राब मत करें। फिर नेक्स्ट था कि ऑनेस्टली के साथ, ईमानदारी के साथ डिलिजेंटली काम करें। फिर लास्ट था कि अजनबी लोगों के साथ बात मत करें। ये था हमारा चैप्टर जो हमने वापस से एक दफ़ा रिवाइज़ किया है। अब हम चलेंगे इनकी एक्सरसाइज की तरफ। तो ठीक है, अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला है डिफाइन पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट। मैंने आपको बताया था अमन, पीस अमन को कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट तज़ाद को कहते हैं। दोनों ऑपोजिट टर्म्स हैं, ठीक है? एंटोनिम्स हैं दोनों एक दूसरे की। इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आप आ जाएं पेज नंबर, पीस की डेफिनेशन है पेज नंबर 11 में। पीस मीन्स टू कोएग्जिस्ट इन हार्मनी। पीस क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड हार्मनी इन आ सोसाइटी। ये पहले आप पीस को डिफाइन करेंगे, पीस की हेडिंग देंगे और ये पीस की डेफिनेशन लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट, जो उसकी डेफिनेशन यहाँ है जो 1 2 3 4 लाइन से स्टार्ट हो रही है। एज डिफरेंट पीपल लिव टुगेदर इन अ सोसाइटी, समटाइम्स difference of opinion and disagreement arise. This difference of principles and common interest is called conflict. ठीक है, जिसको मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर भी चुकी हूँ। तो पहले आप पीस की हेडिंग देंगे, पीस को लिखेंगे जो मैंने आपको डिक्टेट करवाया है, और फिर आप कॉन्फ्लिक्ट की हेडिंग देंगे और कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन को कोट कर देंगे। ठीक है गाइस, ठीक है बच्चों? तो फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स।
तो मैंने आपको बताया था कि डायलॉग इज़ द बेस्ट वे टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। आप इसका आंसर लिखेंगे डायलॉग। डायलॉग इज़ द बेस्ट वे टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। DIALOGUE, डायलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट एनी 3 एटिकेट्स दैट यू फॉलो एंड एक्सप्लेन व्हाई। आप इस पेज नंबर 13 में ये जो कॉमन एटिकेट्स लिखे हैं, टॉक इन लो टोन्स, एडमिट यू मिस्टेक हो गया, हेल्प अदर्स, इस तरह के ये आप छोटे छोटे से लिख सकते हैं। फर्स्ट है टॉक, अपनी मर्ज़ी से लिख लें। पहला है टॉक इन लो टोन्स लिख लें, फिर नंबर 3 है एडमिट यू मिस्टेक, और फिर नेक्स्ट है हेल्प अदर्स। आप ये लिख लें और इसकी रीज़न लिख लीजिएगा कि बिकॉज इट डेवलप द सेंस ऑफ गुड सिटीजन। ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। डिफाइन डाइवर्सिटी एंड एक्सप्लेन हाउ इट कंट्रीब्यूट्स टू द वेल बीइंग ऑफ सोसाइटी, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ तनाव क्या होता है, और एक्सप्लेन करेंगे कि सोसाइटी में इसको कैसे सोसाइटी में गुड इन्वायरमेंट को इस्टेब्लिश कर सकती है या एक्सरेट कर सकती है। तो आप पहले डाइवर्सिटी की डेफिनेशन लिखेंगे। द डिफरेंस बिटवीन कास्ट, कलर, रेस, नेशनलिटी एंड लैंग्वेज ऑफ पीपल इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। फिर आप एक्सप्लेन करेंगे कि डिफरेंट रेसिस से, डिफरेंट ज़ात, मुख्तलिफ ज़ात, मज़हब, ज़ुबान और इलाके से लोग इकट्ठे रहते हैं एक सोसाइटी में। अगर आप एक कंट्री की एग्जांपल दें तो पाकिस्तान की एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है, और बाकी ममालिक की भी दे सकते हैं। जिस तरह हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, इसमें भी लोग डिफरेंट रेसेस से आते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। और जब डिफरेंट रेसेस के लोग होंगे, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग होंगे, तो ऑब्वियसली उनके फेस्टिवल्स भी डिफरेंट होंगे, उनकी लैंग्वेजेस डिफरेंट होंगी, उनके कस्टम्स डिफरेंट होंगे। तो फिर हम जब डिफरेंट लोग मिलजुल कर रहते हैं, डाइवर्सिटी आ जाती है, तो फिर हमें ये एलिमेंट पैदा हो जाता है, हमारी पर्सनैलिटी में डेवलप हो जाता है कि हम दूसरों की जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, दूसरों के रिलीजन्स की, दूसरों की लैंग्वेज की, उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। फिर हमने इधर एक एग्जांपल पढ़ी थी हसन की, जो इस्लामाबाद में रहता है और उसके फादर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। हसन की जो दोस्त हैं वो डिफरेंट रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं। एक चाइनीज़ हैं, एक इंडियन है, एक जो हमारे पास है ब्रिटिश हैं। तो हसन की जब फेस्टिवल्स आते हैं अकॉर्डिंग टू हिज रिलीजन, वो इस्लामिक मुस्लिम है, तो इस्लामिक फेस्टिवल जितनी भी आते हैं, फॉर एग्जांपल ईद आ जाती है, अच्छा रमज़ान वगैरह आते हैं, तो उस हसन के जो दोस्त हैं वो उसको डिफरेंट फेस्टिवल्स में उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, उसको विश करते हैं और उसकी रिस्पेक्ट करते हैं उसके फेस्टिवल्स की। इसी तरह जब हसन के दोस्त जो इंडियन हैं, वो उनकी दिवाली आती है, उनकी होली आती है, तो हसन उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता है, उनके फेस्टिवल्स की रिस्पेक्ट करता है। इसी तरह जो हसन के फ्रेंड हैं क्रिश्चियन हैं, जब उनके क्रिसमस आता है तो वो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता है, उनके फेस्टिवल की रिस्पेक्ट करता है। इसी तरह स्प्रिंग फेस्टिवल्स आते हैं, सेम ऐसे ही है कि इसमें ऐसा है कि जब लोग डिफरेंट डाइवर्सिटी हो जाती है सोसाइटी में, तो लोगों के अंदर बहुत सारी एबिलिटीज़ और क्वालिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है। इस तरह जो वर्क का लेवल है डाइवर्सिटी की वजह से, वो भी एक छोटे से वक्त में शॉर्ट टाइम में अचीव हो जाता है। इस तरह क्या होता है, कंट्री में प्रॉस्पेरिटी आ जाती है, खुशहाली रहती है और अमन का जो गहवारा है वो कायम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन टॉलरेंस एंड एक्सप्लेन हाउ टू डेवलप इट इन अ सोसाइटी। टॉलरेंस की आप डेफिनेशन लिख लेंगे, रिस्पेक्टिंग डिफरेंट बिलीव्स, आइडियोलॉजीज एंड एटीट्यूड्स इन अ सोसाइटी इज कॉल्ड टॉलरेंस, ठीक है। दूसरों के नज़रियात को, उनके ख़यालात को, उनकी राय का एहतराम करना रवादारी कहलाती है। अच्छा, अब आप बता सकते हैं कि
एज डिफरेंट पीपल लिव टुगेदर इन सोसाइटी, जिस तरह एक सोसाइटी में मुख्तलिफ लोग रहते हैं मिल के, तो उनके किसी भी मौजू पर उनके राय मुख्तलिफ हो सकती है। जब राय मुख्तलिफ होगी तो उनमें डिसएग्रीमेंट आ जाएगा। अब डिसएग्रीमेंट की जैसे कॉन्फ्लिक्ट, तज़ाद आ सकता है उनके दरमियान में। अच्छा, अब हर किसी के ये तज़ाद कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसकी वजह से लड़ाई करना या फिर इसको ऐसे पैमाने पे ले जाना कि जो सोसाइटी में नेगेटिव इम्पैक्ट है वो गलत है। अब किसी भी बात पे डिफरेंट एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम डायलॉग के ज़रिए से एक सोसाइटी में जब भी डिसएग्रीमेंट अराइज हो तो हम डायलॉग के ज़रिए से पीसफुली हम उसको रिज़ॉल्व कर सकें। ठीक है, हमारे आइडियाज़ या थॉट्स जो होते हैं वो हमेशा किसी दूसरों से मिलते नहीं होते। दूसरों के या और दूसरों के जो राय है ज़रूरी नहीं है कि हमारी भी वही राय है, और हमारी जो राय है वो भी ज़रूरी नहीं कि दूसरों की वही राय हो। तो इस वजह से एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करने के लिए इन्वायरमेंट में हमें चाहिए कि हम ट्रस्ट को, एतमाद को और हारमनी के साथ आपस में एक सोसाइटी में रहें, और अपने जितने भी इश्यूज़ हैं हम सॉल्व आउट करें उससे डायलॉग से, डिस्कशन से, आपस में डिस्कशन करके। और इसके हमने 4 वेज भी पढ़े थे। ये 4 आप कोट कर सकते हैं कि डायलॉग इज़ द फर्स्ट वे टूवर्ड्स रिजॉल्विंग एनी इशू। डायलॉग वो पहला स्टेप है जिससे हम कोई भी अपना इशू रिजॉल्व कर सकते हैं। हम वी कैन स्टार्ट द कन्वर्जेशन बाय सेलेक्टिंग वर्ड्स दैट कन्वे ट्रू एक्सप्रेशन थॉट्स एंड फीलिंग। हम ऐसे अल्फाज का चुनाव कर सकते हैं जो हमारे फीलिंग्स को, हमारे ख़यालात को कन्वे कर सकें। और ऑलवेज लिसन केयरफुली, लेट द अदर पर्सन हैव अ चांस टू एक्सप्लेन एंड फिनिश देयर पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरे की बात को भी गौर से सुने और उसको भी मौका दें कि वो भी अपना जो भी उसकी राय है उसको एक्सप्लेन कर सके। थर्ड था, ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू। दूसरों की राय को भी समझने की कोशिश करें। दिस विल लीड टू बेटर अंडरस्टैंडिंग। इससे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। लास्ट है, इफ़ यू आर अनएबल टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट, अगर आपसे फिर भी कोई मसला हल ना हो, हैव अ मेडिएटर को दावत दें एंड एक्सेप्ट द मेडिएटर सीन क्लियरली। ऐसे शख्स को इनवाइट करें जो जिस पे आपको भी एतमाद हो और दूसरे इंसान को भी एतमाद हो, और उससे आप उस खुशदिली के साथ उसका जो फ़ैसला है उसको कबूल करें। राइट ऑफ फ्रीडम के आज़ादी का हक़ इस बच्चे के पास नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, ये काम कर रहा है तो इसके पास आज़ादी तो ना हुई, तो इसके पास राइट ऑफ फ्रीडम भी नहीं है। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज की, इसको ब्रीफली पढ़ा, हमने दोबारा रिवाइज़ की सारे टर्म्स को। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस लेक्चर को बार बार सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, और आपके माइंड में भी जो आइडियाज़ आते हैं वो आप ज़रूर शेयर किया करें कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं उसका ज़रूर आंसर दूंगी। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट व्हाट बेसिक राइट द चिल्ड्रन इज़ डिप्राइव्ड ऑफ इन द गिवन पिक्चर। एक ये आपको पिक्चर शो की गई है जिसमें ये चाइल्ड लेबर है। ये बच्चे एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, और आपने इस पिक्चर को देखते हुए ऐसे राइट्स लिखने हैं जो इस बच्चे के पास नहीं है। सबसे पहला राइट ऑफ एजुकेशन, तालीम का हक़ इस बच्चे के पास नहीं है। ये बच्चा महरूम है तालीम के हक़ से। देखें, तभी तो ये तालीम नहीं का हक़ नहीं है, तो जब ये काम कर रहा है ना फैक्ट्री में। ठीक है, नेक्स्ट है राइट ऑफ हेल्दी इन्वायरमेंट। इसके पास हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं है। अगर इसके पास हेल्दी इन्वायरमेंट होता तो ये बच्चा फैक्ट्री में काम ना कर रहा होता, बल्कि स्कूल में होता, स्कूल में पढ़ रहा होता। ठीक है, खेल रहा होता। फिर नेक्स्ट है राइट टू हेल्थ। सेहत का भी हक़ नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, ये बच्चे की एज बहुत छोटी है, और ये इस एज में इतना काम कर रहा है, तो फिर इसके बाद जो सेहत का हक़ तो ना हुआ, फिर तो महरूम हो गया। फिर नेक्स्ट है राइट टू प्ले, कि इस बच्चे के पास खेलने का जो हक़ है, जो बेसिक होता है,
देखिए स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्पोर्ट्स के बगैर हमारी जो जिस्म है वो नाक़िस हो जाता है, हम सुस्त हो जाते हैं, एक्सरसाइज नहीं होती। स्पोर्ट्स एक्सरसाइज की मीनिंग्स में भी आती है कि आपकी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट होती रहती है, ठीक है। तो इस पिक्चर में इस बच्चे के पास एक और राइट भी नहीं है, राइट ऑफ फ्रीडम, ठीक है। वो मैं यहाँ कोट कर देती हूँ